हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज का सेशन क्या होने वाला है? आज का सेशन होगा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। एंड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, DSSB हो, अगर मैं टीचिंग एग्जाम की बात करूं या कोई भी ऐसा एग्जाम है जहां पर आपका फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सेशन आप सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज टीचिंग के अलावा अगर नॉन टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो आप देख सकते हैं सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं कवर करूंगी आज 8 प्रकार के जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर 8 टाइप मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो जो फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मुझे आशा है कि आप कम समय में सारी चीजें समझ जाएंगे। मैं ट्राई करूंगी कि कम से कम समय में आपको शॉर्ट तरीके से सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे 4 प्रकार लिखे हैं। पहले हम इन 4 प्रकार को देखेंगे, उसके बाद हम बाकी के 4 प्रकार को देखेंगे, ठीक है। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच जो है ये तो आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या काम करते हैं किसी भी भाषा में। मतलब हम जो भी भाषा यूज करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी हम लैंग्वेज का जब हम यूज कर रहे हैं, तो अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उस बात की सुंदरता को बढ़ाता है, भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, है ना। जैसे एक ज्वेलरी है, हम आभूषण पहनते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, हम अपने आप को और सुंदर बनाते हैं, है ना। इसी प्रकार से भाषा में फिगर ऑफ स्पीच भाषा को सुंदर बनाने का काम करते हैं। अब भाषा को सुंदर कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी भी बात को कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। मान लो एक तरीका ऐसा है जिसको हम कहते हैं लिटरल मीनिंग, ठीक है। किसी बात को कहने का एक लिटरल मीनिंग होता है कि भाई मैंने बोला यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने बोला यू आर ब्यूटीफुल, या मैंने बोला यू आर हैंडसम। तो ये एक लिटरल तरीका है बोलने का, लिटरल मीनिंग है, ठीक है। अगर मुझे इसी बात को बढ़ा चढ़ा के आपकी तारीफ करनी हो तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून। आप चांद की जैसे सुंदर हैं, तो यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून। अगर मैं बोलूं यू आर लाइक अ प्रिंसेस, आप तो प्रिंसेस जैसी हैं, तो यानी कि मैं ब्यूटीफुल बोलना चाहती हूं, लेकिन मैंने आपका कंपैरिजन एक प्रिंसेस से कर दिया। या मैं बोलूं यू आर लाइक अ प्रिंस, तो मैंने आपका कंपैरिजन एक प्रिंस से या प्रिंसेस से कर दिया है। तो ये क्या है कि उसी बात को मैंने जो लिटरल तरीका था मेरा कहने का, उससे हट करके मैं कुछ रोमांचक तरीके से या कुछ अलग तरीके से मैंने उसको और सुंदरता के साथ आपको बोला कि आप सुंदर हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच यही काम करते हैं। इन्हें हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, जो भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा को और अच्छा या कह सकते हैं कि और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला है या जो यूज करने वाले हैं वो उसको एंजॉय कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकृत करने का काम। जैसे हम अपने आप को अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, आभूषण पहनते हैं। एक देखा होगा आपने, जो लड़कियां हैं वो आभूषण पहनती हैं तो क्योंकि वो सुंदर दिखें। इसी प्रकार से भाषा में भी हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं ताकि भाषा को और सुंदर बनाया जा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। बहुत सारे हैं, लेकिन हम 8 प्रकार ही आज देखेंगे, बाकी मैं पार्ट 2 ले आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है सिमिली। सिमिली जो है, यहां पर सिमिली क्या है, कंपैरिजन है, ठीक है। पहली बात, अभी हम 2 फिगर ऑफ स्पीच को एक साथ देखेंगे। एक है सिमिली और दूसरा है मेटाफर, ठीक है। आई थिंक इसको रूपक कहते हैं और इसको उपमा कहते हैं। तो सिमिली जो है ये कंपेयर करता है बिटवीन 2 थिंग्स, और मेटाफर में भी क्या होता है, दोनों में कंपैरिजन होता है। दोनों में एक प्रकार का कंपैरिजन हम करते हैं बिटवीन 2 थिंग्स, ठीक है। लेकिन दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है कि जो सिमिली है उसमें हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं 2 चीजों का, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड का यूज करते हैं। अब आपको अगर ये कीवर्ड पता है तो आप इजीली पेपर में सिमिली आराम से कर लेंगे। अगर आपके एग्जाम में लाइक एज करके आया है, लाइक और एज, तो निश्चित ही वो सिमिली है, वो मेटाफर नहीं है। लाइक, एज, सो, इस तरह के वर्ड्स का हम अगर यूज कर रहे हैं कंपेयर करने में, तो वो सिमिली होता है। जैसे मैंने बोला यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून, या फिर मैं बोलूं यू आर लाइक अ प्रिंसेस, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, लाइक और एज का यूज करके मैंने आपका कंपैरिजन एक प्रिंसेस से कर दिया है। मैंने आपका कंपैरिजन एक चांद से कर रही हूं मैं आपकी तुलना,
तो यहाँ पे तुलना हो रही है बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, तो ये क्या है, सिमिली है, ठीक है। लाइक एज होगा, और ज्यादातर क्वेश्चन सीटेट के आप देखोगे, यूपीटेट के देखोगे, कोई भी देखोगे, लाइक एज आता है, ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, उसका दिल सोने का है, तो उसका दिल कैसा है, सोने का है। यानी कि आप देखो मैं दो चीजों में कंपैरिजन कर रही हूं, ठीक है। मैं गोल्ड का कंपैरिजन, ये जो गोल्ड है उसका कंपैरिजन उसके हार्ट से कर रही हूं कि उसका दिल जो है वो सोने का है, तो ये सोने जैसा है उसका दिल, ठीक है, मतलब उसका दिल सोने जैसा है, गोल्ड के जैसा है। अगर मैं बोलूं लाइफ इज लाइक अ गेम, तो देखो यहां भी लाइक है, यहां भी लाइक है। जो जीवन है, जीवन का कंपैरिजन मैं किससे कर रही हूं, एक खेल से कर रही हूं कि लाइफ एक गेम की तरह है। तो मैं यहां पर दो चीजों में कंपैरिजन कर रही हूं, कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन गेम एंड लाइफ, और क्या यूज कर रही हूं मैं बीच में, लाइक का यूज कर रही हूं। तो मैंने बोला लाइफ इज लाइक अ गेम, ठीक है, तो ये सिमिली हो गया। नेक्स्ट है राम इज एज ब्रेव एज लायन। मैंने राम की क्वालिटी बता रही हूं कि राम इज एज ब्रेव एज लायन। राम जो है वो शेर के जैसा क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। तो यहां पर मैंने राम का कंपैरिजन किससे किया है, राम की तुलना मैंने लायन से की है। दोनों में एक क्वालिटी क्या है, दोनों में एक सिमिलर क्वालिटी क्या है कि जो लायन है वो ब्रेव होता है, बहादुर है, और राम भी क्या है, ब्रेव है। और मैंने कंपैरिजन राम और शेर का क्या यूज करके किया है, एज का यूज करके, एज, ठीक है। तो ये सिमिली है, आप कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों में कि भाई उसके जैसा, जैसी हिंदी में इसको कहते हैं कि चांद सा मुखड़ा, बहुत सारे गाने बने ना इसके, कोयल सी तेरी बोली, या फिर सागर जैसी आंखों वाली, तो वो क्या है, वो सिमिली है, ठीक है, सागर जैसी आंखों वाली है। बाकी आप सोचो, ठीक है, आपको भी बहुत सारे गाने याद आएंगे, ठीक है, तो ये सिमिली है। अब देखो मेटाफर पे चलते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन एक्सप्लिसिट तरीके का कंपैरिजन होता है, मेटाफर जो है वो इम्प्लिसिट होता है, इसे हम इंप्लाइड सिमिली भी कहते हैं। इंप्लिसिट तरीका का कंपैरिजन होता है, इसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को वही चीज बोल देते हैं। जैसे यहां पर मैंने बोला हर हार्ट इज गोल्ड, अब यहां मैंने बोला हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, उसका दिल सोने जैसा है, मैंने बोला उसका दिल सोने जैसा है, यहां पर मैंने उसके दिल को ही गोल्ड बोल दिया, तो ये मेटाफर है। मैंने बोला हर हार्ट इज गोल्ड, यहां पर हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली वो चीज बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं, मैंने बोला लाइफ इज लाइक अ गेम, लाइफ जो है वो गेम की जैसी है, मैं बोलूं लाइफ इज अ गेम, मैंने लाइफ को ही यहां गेम बोल दिया, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। मैंने यहां बोला था राम इज एज ब्रेव एज लायन, राम जो है वो शेर के जैसा ब्रेव है, मैंने बोला राम इज अ लायन, मैंने बोला राम शेर है, राम को शेर बोल दिया, तो ये क्या है, मेटाफर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेटाफर एंड सिमिली। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तीसरा हमारा टाइप आता है एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन कई बार हो जाती है, ठीक है। तो एलिट्रेशन और एसोनेंस, एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार कहते हैं हिंदी में, ठीक है, अनुप्रास। आइए देखते हैं क्या है। देखो इसमें होता है द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। बस एक चीज याद रखना कि कहीं भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है, शुरुआत के इनिशियल वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं, अगर कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो निश्चित ही क्या होगा, वहां पे एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ क्या आता है, मेन बात आपको याद रखनी है, व्यंजन ध्वनियां होती हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एलिट्रेशन का पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हर ब्राउन ब्रेड ब्रश्ड द ब्रिज ऑफ हर ब्राउ। अब इसमें बताओ कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन कहां हो रही है, यहां पे आप ध्यान से अगर इसको पढ़ोगे तो यहां पर हर में नहीं है, ब्राउन बी, ये बी, उसके बाद ये ब्रेड ब्रश्ड, उसके बाद द ब्रिज, उसके बाद हर ब्रो। तो यहां पे बी बी बी, आप देखोगे बी की रिपीटिशन हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा है, बी है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप द साउंड ऑफ फीट। इसमें बताएंगे आप क्या होना चाहिए, किसका रिपीटिशन यहां हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो हर वर्ड में नहीं हो रहा,
यह द में नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं हर वर्ड में होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कहां हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हैव स्टूड एस, स्टिल एस एंड स्टॉप्ड, तो एस 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 की रिपीटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। इसके अलावा बहुत सारे गाने होते हैं जो जहां पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है, ठीक है। बहुत सारे टंग ट्विस्टर जो हम करते हैं ना, जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ गाना है ना वो चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, तो च च च चंदा चमके चमचम, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, वो भी एलिट्रेशन है, ठीक है। बहुत सारे गाने होते हैं एलिट्रेशन जिसपे एलिट्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड देखो क्या है, बेटी पॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर, ये एक टंग ट्विस्टर है। यहां पे देखो बी 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 फिर बिट और फिर बटर, बी की रिपीटेशन हो रही है, एलिट्रेशन। लास्ट में है पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, तो पी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पी की रिपीटेशन हो रही है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन। सो आई होप एलिट्रेशन कर लोगे। अब आप ऐसे कोई आपको सेंटेंस दिया रहेगा 4 ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली थोड़ा सा कि कहां पे कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन हो रही है। अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको और इजी लगेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं एसोनेंस की तरफ। ये तो था एलिट्रेशन। यहाँ पर कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन हमने देखी। यहाँ पे वर्ड्स के बीच में या 1-2 वर्ड्स इनिशियल में रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर रिपीटेशन कॉन्सोनेंट का ना होके किसका होता है, वॉवल्स की रिपीटेशन होती है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यहां पर किसकी रिपीटेशन हो रही है, वॉवल साउंड्स की, जो ध्वनियां हमारी होती हैं, वॉवल्स होते हैं, उनकी रिपीटेशन होती है। या तो शुरू में हो सकती है या तो विद इन वर्ड्स हो सकती है, मतलब वर्ड्स के बीच में भी आपको रिपीटेशन दिख जाएगी और वर्ड के पहले अक्षर में भी आपको वॉवल्स की रिपीटेशन दिखेगी। ध्वनियों की रिपीटेशन है तो एसोनेंस हो गया, इसे हम ध्वनि साम्य कहते हैं हिंदी में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है द ग्रीन फील्ड ग्लीम्स इन द वार्म सनबीम्स। अब ध्यान से समझो किसकी रिपीटेशन यहां हो रही है। अब आप देखोगे कि वर्ड्स के बीच में यहां पे वॉवल साउंड की रिपीटेशन कहीं ना कहीं हो रही है। जरूरी नहीं है कि आगे ही यहां पे इसकी तरह आगे आगे रहेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि द ग्रीन, तो ग्रीन में आप देखोगे डबल ई, ये क्या है, बड़ी की मात्रा ग्रीन, उसके बाद फील्ड, ये भी ई की है, ठीक है। अब आप देखो दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन ध्वनि सेम होगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, एज इट इज लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ग्लीम्स, इसमें भी ई ए है, ये भी ई है। अब आप देखो ध्यान से देखो, तीनों अलग है, इसमें डबल ई है, इसमें आई ई है फील्ड में, और जब हम ग्लीम बोलते हैं तो ई ए है, लेकिन तीनों का साउंड एक ही है। तीनों अगर आप बोल के देखोगे, द ग्रीन फील्ड ग्लीम, ई आ रहा है, यानी कि ये एसोनेंस है, वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं साउंड, और वर्ड्स के कहां हो रहे हैं, इनिशियली ना होकर के मिडल में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन बात याद रखनी है। उसके बाद है इन द वार्म, अब वार्म में नहीं है ना वार्म में। आगे देखो सनबीम्स, तो यहाँ पे ई है, फिर से ई है, तो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जहां मैंने रेड मार्कर से मार्क किया है, यहाँ पे किसकी रिपीटेशन हो रही है, वॉवल्स की, तो ये क्या होगा, एसोनेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द मून रोज ओवर एन ओपन फील्ड प्राउड राउंड क्लाउड। अब यहां पे बताना है द मून रोज। अब देखो द मून रोज ओवर एन ओपन, अब देखो ओ की रिपीटेशन यहां हो रही है, ओ ओ ओ, ठीक है। द मून रोज ओवर an open field proud round cloud, ठीक है। तो यहां पे ओ की रिपीटेशन हो रही है। अगला देखेंगे, fleet feet sweep by sleeping streets। अब इसमें बताना है fleet डबल ई, फ्ली ई की मात्रा, feet डबल ई, sweep, उसके बाद by sleeping and streets। तो आप देखोगे बड़ी की मात्रा रिपीट हो रही है, ये वॉवल है, ये क्या है, एसोनेंस है, इसको हम कहते हैं ध्वनि साम्य, ठीक है, ध्वनियों की समानता है। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो
व्हाट्स गोइंग ऑन। अब यहाँ पे ओ आपको दिखेगा, ध्यान से अगर आप इसको पढ़ोगे तो कौन सा स्वर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ओ की आ रही है। अगर आप देखो ओ आ रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एसोनेंस। ठीक है, सो यहां पर हमने ये चारों प्रकार डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं एंड उसके बाद फिर हम बाकी के 4 भी देखेंगे। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। तो आइए देखते हैं ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। बहुत आसान है, चारों बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2 वर्ड्स विच कॉन्ट्रेडिक्ट टू ईच अदर। देखो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऐसा वाक्यांश जिसमें जो 2 शब्द हैं वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करें। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूं, जैसे है द शो वॉज सीरियसली फनी। तो यहां पर ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि ऐसे 2 वाक्यांश या ऐसे 2 वर्ड्स जो कि एक दूसरे को हम साथ में तो यूज करते हैं उन वर्ड्स को आम अपनी जिंदगी में, लेकिन वो एक दूसरे के कॉन्ट्रेडिक्ट यानी विपरीत या विरोधी अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि द शो वॉज सीरियसली फनी, हम बोलते हैं यू आर सीरियसली फनी। तो मैंने अगर बोला आपको कि यू आर सीरियसली फनी, तो यहां आप 2 शब्द देखेंगे, एक शब्द है सीरियसली और एक शब्द है फनी। ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने बोला आप जो है, मैंने सीरियसली भी बोला और फनी भी बोला। मतलब आप देखोगे एक तो होता है सीरियस, कोई इंसान बहुत सीरियस हो, और साथ में बोल रही हूं मैं आप फनी भी हैं, तो दोनों शब्द एक दूसरे के, आप ध्यान से सोचोगे तो विपरीत अर्थ को दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी या परस्पर एक दूसरे के हैं। तो ऐसे जो शब्द हम यूज करते हैं उसे ऑक्सीमोरॉन की कैटेगरी में हम रखते हैं। जैसे कि द शो वॉज सीरियसली फनी, तो सीरियस भी बोल रहे हैं, फनी भी बोल रहे हैं, है ना, कि शो फनी भी है और सीरियस भी है, दोनों है, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दैट वुमेन इज प्रिटी अगली। अब मैंने बोला दैट वुमेन इज प्रिटी अगली। अब प्रिटी अगली में प्रिटी भी बोल रही हूं और अगली भी बोल रही हूं, तो यहां पे ये 2 शब्द एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है। दैट वुमेन इज प्रिटी अगली, ठीक है, तो यहाँ प्रिटी भी यूज हो रहा है, अगली भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहा है, बट हम यूज ऐसे हम करते हैं बहुत बार। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हर होमवर्क वॉज कंप्लीटली अनफिनिश्ड। हर होमवर्क वॉज कंप्लीटली अनफिनिश्ड, उसका होमवर्क पूरी तरीके से अनफिनिश्ड था। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली वर्ड भी यूज किया और मैंने यहाँ पे कंप्लीटली के साथ बोला अनफिनिश्ड, तो ये 2 शब्द है ना, तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। नेक्स्ट है आई एम डूइंग नथिंग। हम कभी भी बोलते ना, कोई पूछता है क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं आई एम डूइंग नथिंग। तो आई एम डूइंग नथिंग में डूइंग भी आ रहा है और नथिंग भी आ रहा है। मतलब डूइंग मतलब आप कुछ कर भी रहे हैं और नथिंग का मतलब आप कुछ कर भी नहीं रहे, तो यानी कि ये आप समझ रहे हैं ना, तो वर्ड्स कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के आपको अगर एग्जाम्पल दिखाई देंगे तो वो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट देखो, ऑल अलोन। हम कभी कभी यूज करते हैं ना ऑल अलोन, तो वो ऑक्सीमोरॉन हो गया, ऑल भी बोल रहे हैं और अलोन भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एक्ट नेचुरली। ठीक है, एक्ट नेचुरली, कि वो नेचुरली एक्ट करता है। तो 2 वर्ड्स हैं, एक एक्ट करना, एक्ट करने का मतलब है कि आप जहां पे किसी को एक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्ट भी हो गया और नेचुरली भी हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्मॉल क्राउड। क्या बोला मैंने, स्मॉल क्राउड। स्मॉल बोल रही हूँ छोटा और क्राउड भी बोल रही हूँ, क्राउड तो बड़ा होता है ना, लेकिन हम बोलते हैं स्मॉल क्राउड। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं जो कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहे हैं। मैं बोलती हूँ बिग बेबी। बिग बेबी, बेबी भी है और बिग भी है, तो ये वर्ड्स क्या है, बिग भी बोल रही हूँ, बेबी भी बोल रही हूँ, दोनों है। या मैंने बोला ऑफुली नाइस। ऑफुली नाइस, ऑफुली का मतलब बोल रही हूँ कि बेकार भी है और नाइस भी है, लेकिन साथ में यूज करते हैं इन दोनों शब्दों को। तो आप समझ रहे होंगे कि हम काफी केसेस में ऐसे ऐसे शब्द बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है जहां 2 वाक्यांश या जो शब्द हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। पर्सोनिफिकेशन जिसे कहते हैं मानवीयकरण अलंकार हिंदी में, और यहां पर हम क्या करते हैं कि ह्यूमन क्वालिटी को आप दे देते हो नॉन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ठीक है, मतलब जो
नॉन लिविंग थिंग्स हैं या कोई आइडिया है, कोई वस्तु है, उसको हम जब ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं ना, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं माई कार इज अ रियल ब्यूटी। अब मैंने अपनी कार की प्रशंसा की है, यहाँ पे माई कार इज अ रियल ब्यूटी। तो यहाँ पर ब्यूटी क्या है, हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं कार को कि कार मेरी रियल ब्यूटी है। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। आप क्वालिटी दे रहे हो नॉन ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन क्वालिटी देना। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो नॉन लिविंग है या कोई आइडिया है, कोई भी चीज है, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मैंने बोला द सन इज स्माइलिंग एट अस, जो सन है वो स्माइल कर रहा है, तो स्माइल तो नहीं करता सन, तो सन को हमने क्वालिटी दी है, ह्यूमन क्वालिटी दी है स्माइल करने की। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर। द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर। बेग्ड का मतलब क्या होता है, भीख मांगना एक तरह से। ठीक है, तो फ्लावर्स जो है वो बेग कर रहे हैं वाटर के लिए, पानी के लिए। तो फ्लावर्स तो कर ही नहीं सकते ना, लेकिन हम यहाँ पे फ्लावर्स को कह रहे हैं, तो फ्लावर्स को क्वालिटी दे रहे हैं कि वो बेग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं पानी के लिए। ठीक है, तो इस तरह के जो फिगरेटिव लैंग्वेज है ये हम ज्यादातर कविताओं में और पोएम्स में यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली इन द नाइट। द विंड विस्पर्ड, जो हवा है उसने क्या किया, विस्पर किया। विस्पर का मतलब होता है कि जब हम किसी के कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, उसको विस्पर करना कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली इन द नाइट। तो जो विंड है उसको क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स क्रेजी हाउ टाइम फ्लाइज। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है कि इट्स क्रेजी हाउ टाइम फ्लाइज। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो समय है कैसे उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, हाउ टाइम फ्लाइज। टाइम जो समय है उसको बोला गया कि वो उड़ता है या चला जाता है। कहने का मतलब है कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है ना, तो उसको क्या कहा गया कि हाउ टाइम फ्लाइज। तो आप टाइम को क्वालिटी दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं किसी भी तरह, काफी बार आप देखोगे नेचर की चीजों को काफी क्वालिटी दी जाती है। जैसे यहाँ पे सन को क्वालिटी दी गई, फ्लावर्स को क्वालिटी दी गई है, विंड की क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट आता है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है, बहुत आसान है, हिंदी में इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। जब अति हो जाना किसी चीज की, मतलब आप किसी चीज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, मतलब बोल तो देते हैं हम, लेकिन वो एक तरह से क्या होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कह देना, अतिशयोक्ति हो जाना, तो इसको हम हाइपरबली कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाता है कि शब्दों को बहुत एग्जैजरेट करके हम बताते हैं, मतलब काफी ना खींच तान के आप एक बात को बता रहे हो। जैसे मैंने बोला आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। अब ऐसा हो सकता है कि आप इतने भूखे कि आप एक हॉर्स खा सकते हैं, तो हम बोलते हैं ना आई एम सो हंग्री आई कैन ईट दिस आई कैन ईट दैट। ठीक है, तो वहां हम बढ़ा चढ़ा के बात को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हम तो घोड़े बेच के सो रहे थे, तो ऐसा कभी होता नहीं है, बट हम बोल देते हैं अपनी आम जिंदगी में भी इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है दैट बॉय रन्स फास्टर देन अ कार। अब कोई लड़का है, मैं उसको कह रही हूँ कि दैट बॉय रन्स फास्टर देन अ कार, वो कार से ज्यादा तेज दौड़ता है। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं सच में कि वो कार से ज्यादा तेज दौड़ता होगा, बट हम बढ़ा चढ़ा के उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो तेज दौड़ता है, लेकिन कहने में तरीका अलग है। हम इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कार से जो है, कार से की भी स्पीड से ज्यादा स्पीड से भागता है। तो ये उसको क्वालिटी दे रहे हैं हम, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आई सेड टू हर मिलियन टाइम्स। मैंने उससे मिलियन टाइम्स बोला है, मैंने उससे 1000 बार ये बात बोली है। हम कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें 1000 बार ये समझाया है, तो अब 1000 बार तो सच में नहीं समझाया होगा, लेकिन हम बोल देते हैं, है ना। तो वही है कि आई सेड टू हर अ मिलियन टाइम्स। उसके बाद है आई डाइड ऑफ लाफिंग। आई डाइड ऑफ लाफिंग मतलब मैं हंसते हंसते मर गई। होता है ना, हम कभी कभी बोल देते हैं आई डाइड ऑफ लाफिंग। ठीक है, या बोलते हैं हंसते हंसते मेरे तो पेट में ही दर्द हो गया, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आई डाइड ऑफ लाफिंग, तो ये हो गया आपका हाइपरबली, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। उसके बाद है आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क। आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क, तो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 1 टन होमवर्क है। ठीक है, तो हम ये क्या है, हाइपरबली का एग्जाम्पल हो गया, जहां पर आप बात को कह तो रहे हो लेकिन आप अतिशयोक्ति कर रहे हो। बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना, उसको बताना हाइपरबली का एग्जाम्पल होता है। तो आई होप कि आपको ये अभी तक तीनों जो डिस्कस किया है, ये तीनों आपको याद हो गया होगा, बाय एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट बचा यहाँ पे हमारा, ठीक है,
लास्ट है हमारा ऑनमैटोपिया। ऑनमैटोपिया क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच रिजेंबल्स द साउंड ऑफ साउंड इट इज डिस्क्राइबिंग। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझोगे। ऑनमैटोपिया क्या होता है कि जब हम यहाँ पर किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है तो ये साउंड को दिखाता है, किसी भी चीज की साउंड को बताता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है माई वॉच टिक्स लाउडली, माई वॉच टिक्स लाउडली। तो यहाँ पर जो थिंग है, जो वॉच है, उसकी साउंड को बताया गया ना कि घड़ी कैसे करती है, टिक 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 होती है घड़ी, तो यहाँ उसका साउंड क्या है? टिक। तो ये जो टिक वर्ड है, ये जो टिक वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया है, ये टिक क्या है? ये एक ऑनमैटोपिया का एग्जाम्पल है। अगला देखो, द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, द कार हॉर्न बीप्ड। अब कार की जो हॉर्न होती है वो क्या होती है? बीप बीप, है ना। आप अगर आवाज उसकी बोल के देखोगे तो बीप बीप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीप वर्ड है, बीप्ड, ये क्या है? एक ऑनमैटोपिया का एग्जाम्पल है। अगला देखो, ड्रिप ड्रिप सेट द रेन ड्रॉप्स ऑन माई विंडो। ड्रिप ड्रिप, अब ये ड्रिप ड्रिप क्या है? ये रेनबो की क्या है? रेन ड्रॉप्स जो है उसकी साउंड को बता रहा है। ठीक है, कि वो ड्रिप ड्रिप करती है। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे अगला देखो, ही जम्प्ड इनटू द वाटर एंड मेड अ बिग स्प्लैश। वो क्या है कि वाटर, पानी में कूदा, पानी के अंदर कूदा, एंड मेड अ बिग स्प्लैश। मतलब कहने का मतलब है जैसी पानी में कूदा वो, तो आवाज कैसी आएगी पानी की? स्प्लैश, छपाक, छपाक करते ना हिंदी में, छपाक से आवाज आती है, तो उसको इंग्लिश में स्प्लैश कहा गया है। तो ये ऑनमैटोपिया है। ठीक है, ऑनमैटोपिया में क्या होता है कि इस तरह के वर्ड्स आपको नजर आएंगे। जैसे क्लैप, हमारे ताली की आवाज क्लैप होती है, या हम किसी के कान में कुछ कहते हैं तो फुसफुसाना उसको कहते हैं। ठीक है, विस्पर, फुसफुसाना, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। पानी की आवाज स्प्लैश हो गई, किसी एनिमल की आवाज है तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेल की आवाज है, रिंग रिंग, है ना। टेलीफोन की आवाज है, ट्रिंग ट्रिंग, कुछ भी। तो ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड को बताते हैं, किसी भी चीज के जो उससे रिलेटेड जो साउंड है उसको जब बताया जाता है तो वो ऑनमैटोपिया होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये सारे आज के जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको क्लियर हो गए होंगे बाय एग्जाम्पल्स। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, जेन्युइनली करना अगर वीडियो पसंद आती है तो। इसके अलावा अदर जो भी फिगर ऑफ स्पीच बच गए हैं, अभी बहुत सारे हैं, तो उनको भी मैं कभी और वीडियो में आजकल में मैं जल्दी ही पार्ट 2 इसका बना दूंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।